हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। यानी कि ये जो हम देखते हैं आज अर्थ के ऊपर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे कैसे आए, उनकी कुछ थ्योरीज हमें देखनी है, कैसे उनका विकास हुआ, यानी कि इवोल्यूशन देखना है। इस चैप्टर से जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके चार्ल्स डार्विन के ऊपर, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, आपका पीसीएस हो, एचपीपीएस हो, एचपीपीएससी हो या फिर एचसीएस हो, जितने मर्जी स्टेट एग्ज़ाम है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। जैसे एक थ्योरी दी गई थी, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं कि गॉड आए थे अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जब गॉड आए तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी बना दिया, आदमी का नाम रख दिया एडम। फिर वो चले गए, पर फिर से वापस आए, फिर एक लड़की भी बना गई और जिसका नाम रख दिया ईव, एडम एंड ईव। फिर इन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया और पूरी जो इतनी सारी पॉपुलेशन आज देखने को मिलती है, वो सारी पॉपुलेशन यहाँ से ही बनती चली, एडम और ईव से। ये थ्योरी तो होगी बिल्कुल फेल। किसने दी थी? ये दी थी स्वराज ने। स्वराज ने दी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। अब ये जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी? ये दी थी एरिस्टोटल ने। किसने दी? एरिस्टोटल ने दी। एरिस्टोटल कहते हैं ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस को तोड़ लो पहले तो। जेनेसिस का मतलब बहुत पहले से करते आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बन रही है जब। बायो मतलब क्या बन रहा है? लिविंग बीइंग बन रहा है, पर लिविंग के आगे लग गया है ए। ठीक है, ए बायोजेनेसिस लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा है? ए बायोजेनेसिस लिखा हुआ है। तो ए बायोजेनेसिस लिखा है, तो यहाँ पे क्या बोलती है ये थ्योरी कि जो लिविंग बीइंग आए थे ना, वो नॉन लिविंग बीइंग से आए थे। जो लिविंग बीइंग थे, जो जीवित जीव हैं, वो कहाँ से आए हैं? नॉन लिविंग थिंग से आए हैं। ये थ्योरी भी खैर कैसे रिजेक्ट कर दी जाती है, किसके द्वारा करी गई रिजेक्ट? तो लुईस पास्चर आते हैं, आपके स्प्लैंजिनी आते हैं, स्प्लेंजिनी के अलावा एक और आते हैं, दैट इज़ रेड्डी। इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें ये प्रूव कर दिया कि लाइफ जो है वो एटलीस्ट नॉन लिविंग बीइंग से तो बिल्कुल नहीं आई है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग आए हो। तो ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्टेड हो चुकी थी, और क्या बोला गया है कि बायोजेनेसिस ज़रूर हो सकती है। बायोजेनेसिस का मतलब है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, उनकी फिर कम वो का फ्यूजन होता गया होगा, फिर बड़े ऑर्गेनिज्म बने होंगे। तो बायोजेनेसिस हो सकता है, पर ए बायोजेनेसिस के चांसेस नहीं है। नॉन लिविंग बीइंग से जो है वो लिविंग बीइंग नहीं बन सकते। एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब कॉस्मो, वर्ड कॉस्मो आ चुका है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यूनिवर्स में जाना पड़ेगा। अब देखो, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। अर्थ की बात करते हैं तो आप क्या देखते हो? एक तो ये आ गई आपकी अर्थ। क्या आ गई? अर्थ। अर्थ के बाहर आ जाती है एक एटमॉस्फेयर की लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर। और उसके बाहर सारा क्या होता है? स्पेस कंसीडर कर लिया जाता है। स्पेस में आपको पता है बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड कई बार टूटते हैं और छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीटियोराइड। मीटियोराइड। ठीक है, मीटियोराइड जो होता है, जब ये अर्थ की तरफ को चलना शुरू करता है, उल्का पिंड वगैरह भी जिनको आप बोलते हो, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो इसको बोल देते हैं मिटियोर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिटियोर। और जब ये मिटियोर अर्थ को हिट कर देता है तो इसको बोल देते हैं मिटियोराइट। क्या बोल देते हैं? मिटियोराइट। तो क्या होता है सीक्वेंस? ये होता है आपका मिटियोरॉइड, फिर आता है आपका मिटियोर, और फिर आता है आपका मिटियोराइट। मिटियोराइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये चलती है, उल्का पिंड इस तरह से अर्थ को हिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंदर कि पैनस्पर्मिया आया था। अब ये पैनस्पर्मिया कुछ नहीं है, एक तरह का बीजाणु है, एक तरह का स्पोर है। ये स्पोर ना किसी दूसरे प्लेनेट पे हुआ करता था। कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पे हमारा प्लेनेट जो है एक वेनस आ जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि वेनस से आया होगा। मैं कंसीडर कर रही हूँ, जस्ट एग्जांपल, वेनस नहीं बोला, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था प्लैनेट। कंसीडर कर लेते हैं वेनस पे ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। एक दिन यहाँ से एक स्पोर उड़ के आया और कहाँ गिर गया? जाके अर्थ के ऊपर गिर गया।
और जैसे ही अर्थ के ऊपर गिरा तो अर्थ में क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन कर गया। तो अर्थ जो थी पहले इस पे कोई भी लिविंग बॉडी नहीं थी, पर एक दिन हेवनली बॉडी आई, मतलब बाहर से कोई प्लैनेट से, किसी और प्लैनेट से पैंसपर्मिया उड़ता हुआ आया, एक बीजाणु उड़ता हुआ आया, और जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल गया, लाइफ मिल गई। पर कॉस्मोजोइक थ्योरी में किसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया कि ये जो ओरिजिन हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द फॉरेन प्लैनेट। ये जो आइडिया था ये किसने दिया था, ये दिया था रिक्टर ने, रिक्टर इन 1865। किसने सपोर्ट किया था इस आइडिया को, तो 1908 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्हेनियस। तो 1908 में अर्हेनियस इस आइडिया को सपोर्ट भी करते हैं। एक थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो थी ये दी थी ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। अब ये देखो एक इन्होंने ना हाइपोथेसिस ही दी। हाइपोथेसिस का मतलब है कि थ्योरी तो दे दी है पर उसकी प्रैक्टिकलिटी श्योर नहीं है। बस बोल तो दिया कि हाँ ऐसे आई होगी लाइफ, पर उसकी प्रैक्टिकलिटी श्योर नहीं थी। ऑल्दो जो ओपेरिन एंड हाल्डेन की हाइपोथेसिस अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है कि सिंपल जो जीव होते हैं, सरल जो जीव होते हैं, उनसे ही जटिल जीव बने हैं, उन्हीं से क्या बने हैं, कॉम्प्लेक्स जीव बने हैं। कैसे बने हैं वो तो देखना पड़ेगा। पर ये जो थ्योरी थी ये दी थी किसने, ओपेरिन एंड हाल्डेन, मतलब इन्होंने बुक के ऊपर लिख के दे दी। पर इसको प्रूव किया था बाद में एक्सपेरिमेंटली मिलर एंड यूरे ने। मिलर एंड यूरे ने इस थ्योरी को कब प्रूव किया, इन 1953। ठीक है, 1953 में जो मिलर एंड यूरे हैं वो इस थ्योरी को प्रूव भी कर देते हैं। तो क्या क्या बोला था इन्होंने, तो उससे पहले ये तो हमने ओवरव्यू ले लिया सभी थ्योरीज का, पर पहले आते हैं जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, जिसको ए बायोजेनेसिस बोला था। ए बायोजेनेसिस जो दी थी किसने, एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो नॉन लिविंग है उसी से क्या बने हैं, लिविंग बीइंग्स बने हैं। पर स्प्लांजिनी, रेड्डी, लुइस पास्चर वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताते हैं कि नहीं, नॉन लिविंग से एटलीस्ट लिविंग बीइंग नहीं बने हैं, वो लिविंग बीइंग से ही बने हैं। जीवित जो जीव हैं वो जीवित जीवों से ही बने हैं। तो ये किसने बोला था, स्प्लांजिनी, रेड्डी और लुइस पास्चर। सबसे पहले स्प्लांजिनी का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे 1768 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ले ली, एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर ना ब्रॉथ सी डाल दी। ब्रॉथ जो होती है ये कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप, मीट की ग्रेवी अज्यूम कर लो, जो मर्जी कर लो इसको। खाने की एक ब्रॉथ ले ली, ठीक है, एक चटनी सी यहाँ पे ले ली। इस चटनी को ना इन्होंने खूब सारा उबाला, बॉईल किया इस फ्लास्क को, और ऊपर ना देखो कॉर्क लगाई हुई है। कॉर्क जो होती है किसी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देती, भाप वगैरह बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं आएगा। तो ये कॉर्क जो होती है एयर टाइट कंटेनर बना देती है इसको, एयर टाइट कंटेनर। तो अब क्या किया इन्होंने, इसको उबालना शुरू किया। उबाल के क्या हुआ, अंदर जब देखा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। पर जब कॉर्क यहाँ से रिमूव कर दी, कॉर्क यहाँ से जब रिमूव कर दी तो उन्होंने देखा कि जैसे ये ओपन हुआ तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आके बन गए। ये देखो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भर गया। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग नहीं बने थे। अगर ऐसा होता तो इस पानी के अंदर, डजेंट मैटर एनवायरनमेंट के साथ ये कांटेक्ट में है या नहीं है, तो अगर नहीं था एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में तो यहाँ पे लिविंग बीइंग बनने चाहिए थे, पर यहाँ पे नहीं बने। तो स्प्लांजिनी ने क्या प्रूव कर दिया कि नॉन लिविंग बीइंग कभी भी लिविंग बीइंग नहीं बनाएंगे। ये देखो फिर जब कॉर्क हटाई तो कॉर्क हटाने पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बने थे। तो इससे क्या पता चला कि यस, जो नॉन लिविंग बीइंग है उनसे कभी भी लिविंग बीइंग नहीं बने। ये तो स्प्लांजिनी का था। फिर एक और नाम देखा हमने लुइस पास्चर का। तो लुइस पास्चर ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसकी जो गर्दन थी वो बना दी स्वैन की तरह। स्वैन जो बतख होती है उसकी गर्दन ऐसी होती है ना, इस शेप की। तो इन्होंने क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर ऐसी ही पाइप लगा दी जिसकी स्वैन की नेक की तरह शेप थी। इन्होंने भी क्या किया, एक ब्रॉथ ले ली। ब्रॉथ मतलब ग्रेवी, चटनी, जो मर्जी अज्यूम कर लो, खाने की जो चीज़ है उसको ले लो। और यहाँ पे क्या किया, ब्रॉथ ली, ब्रॉथ को बॉईल करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने ब्रॉथ को बॉईल करना शुरू किया तो भाप उड़ने लगा। अब भाप की क्या टेंडेंसी होती है, ऊपर कोई उड़ता है ना। अब जब ऊपर उड़ा यहाँ पे एकमुलेट हुआ और अब नीचे की तरफ होता तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया सारा का सारा। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, सारी की सारी भाप जो थी वो इकट्ठी होगी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको मिले ना वो इस वाले पोर्शन पे मिले, इस वाले पे, आगे नहीं मिले, इसमें नहीं मिले, क्योंकि लंबी थी, बहुत लंबी पाइप थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आराम आराम से डिवाइड करेंगे, आराम आराम से यहाँ पे पहुँचेंगे। ऑल्दो उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले कहाँ पे मिले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस वाले पार्ट पे।
फिर इन्होंने क्या किया, इस पाइप को तोड़ दिया, पाइप को तोड़ दिया और नॉर्मल कंटेनर की शेप दे दी। जब नॉर्मल कंटेनर की शेप दी तो इन्होंने देखा कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्या बन चुके हैं, यहाँ पे बन चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु यहाँ पे बन चुके हैं, जो ब्रॉथ है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं। तो यहाँ से भी हमें क्या पता लगा कि जब हमने बॉईल किया तब तो सीधा बनना चाहिए था, नॉन लिविंग से लिविंग बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होने चाहिए थे, पर नहीं, क्या हुआ, जो ओपन वाला एरिया था वहाँ पे पहले बने, और जब ये पूरी की पूरी पाइप हटा दी तब जाके इसमें अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं बन रहे थे, ये कहाँ पे बन रहे थे, ये बाहर से आ रहे थे और अंदर जाके बन जा रहे थे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे अब ब्रॉथ के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक और थ्योरी है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, राइबो न्यूक्लिक एसिड वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ये 1980s में आई थी। इसमें माना जाता है कि जो जेनेटिक्स में जो जेनेटिक मटेरियल पहला आया था वो कौन सा था, आरएनए था। किस कॉन्टेक्स्ट पे बोला था, तो जब आप देखोगे कि जब हमने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम देख रहे थे कि जो वायरस होता है उसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, उसके अंदर डीएनए भी हो सकता है, दोनों न्यूक्लिक एसिड में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ भी बोला गया, जनरली हमने देखा कि जो आरएनए वाले बैक्टीरिया थे, वायरस थे, जो भी पैरासाइट था, वो डीएनए वाले ह्यूमन बीइंग को एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कौन है, प्रे कौन है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, प्रीडेटर कौन है, तो आरएनए वाला जो वायरस है। तो यहाँ पे क्या बोला गया इस एनालिसिस के ऊपर कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, दे कैन कॉज सेवेयर इलनेस टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो उसके बेसिस पे आई आपकी आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कि दुनिया में जो हमारी दुनिया है, अर्थ की बात हो रही है, दुनिया में अर्थ की बात हो रही है, तो अर्थ पे जो पहला जेनेटिक मटेरियल ओरिजिनेट हुआ था वो कौन सा था, वो था आपका आरएनए। उसके बाद एक और थ्योरी दी गई, दैट इज द प्रोटीन वर्ल्ड हाइपोथेसिस। प्रोटीन वर्ल्ड हाइपोथेसिस में बोल दिया नहीं, प्रोटीन सबसे पहले आया था, प्रोटीन सबसे पहले आया था, ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे अमीनो एसिड बने और अमीनो एसिड कंबाइन करके क्या बना गए, प्रोटीन बना गए। तो ये पहली जो थ्योरीज थी वो दी गई थी। एक और थ्योरी आई जिसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक हाइपोथेसिस। हेट्रोट्रॉफिक याद है ना, परपोशी। अब बोला हेट्रोट्रॉपिक हाइपोथेसिस, इसको थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज दी गई। क्यों दी गई, इसमें बोला गया कि जो पहला ऑर्गेनिज्म आया ना, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया वो हेट्रोट्रॉफिक था। और कैसा हेट्रोट्रॉफिक था, फर्मेंटिंग हेट्रोट्रॉफिक था, फर्मेंटिंग हेट्रोट्रॉफिक, फर्मेंटिंग हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, अपना फूड कहाँ से लेगा, किसी दूसरे से लेगा। और फर्मेंटिंग का मतलब है किण्वन। किण्वन में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में या बिल्कुल कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, C2H5OH बन जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पे अल्कोहल का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्या रोल है कि ये जो फर्मेंटिंग हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स थे ये क्या करने लगे, ये करते थे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता ना ग्लूकोज, कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनाता है, पर साथ में क्या निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी ना एनवायरनमेंट के अंदर, तो उससे क्या हुआ, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है आज के टाइम पे। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है, CO2 उसमें सबसे ज़्यादा है, फिर मीथेन उसमें गैस पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ग्लेशियर्स को मेल्ट करवा रही है, राइट, जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको इंक्रीज करवा रही है। तो अब यहाँ पे जो ये हेट्रोट्रॉफिक वाली हाइपोथेसिस थी, इसमें बोला गया कि जो हमारी अर्थ थी एक टाइम था बिल्कुल आइस से कवर थी, राइट, आइस एज जिसको हम बोलते हैं। तो जब आइस एज वाली स्टेज चल रही थी तो उस टाइम पे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कौन निकाल रहे थे, ये फर्मेंटिंग हेट्रोट्रॉफ्स निकाल रहे थे। और जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के जरिए और इंक्रीज होने लगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, तापमान जो था अर्थ का वो इंक्रीज कर गया, तो अल्टीमेटली हीट इंक्रीज करी और जो बर्फ थी वो मेल्ट करने लगी। और उससे क्या हुआ, फिर जो ऑटोट्रॉफिक, जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो भी कैसे मिले, फर्मेंटिंग ऑटोट्रॉफ। क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में क्या आने लग गया था, बहुत सारी गैसेज आने लगी थी। क्यों आने लगी, क्योंकि अब बर्फ़ मेल्ट हो चुकी थी और आज का जैसे आपको टाइम देखने को मिलता है वैसी जैसी सिचुएशन बनने लगी थी। पर अभी भी जो ऑक्सीजन थी वो उतनी ज़्यादा वास्ट अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल नहीं थी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, अब ऑटोट्रॉफिक आए। ऑटोट्रॉफिक भी कैसे थे, किण्वन वाले थे, मतलब इनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो उतना अबंडेंस में ये फूड जनरेट नहीं कर रहे थे, उतना अबंडेंस में ये फूड नहीं बना रहे थे। पर विद टाइम क्या हुआ, अब जो ऑटोट्रॉफ थे वो भी इंक्रीज़ करने लगे, और जैसे जैसे इंक्रीज़ करने लगे तो एनवायरनमेंट में आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी मिलने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलने लगी जितनी इनको ज़रूरी थी। तो ये बोलने लगे कि जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 आ गई एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके बाद जाके ऑर्गेनिज्म जो थे और ज़्यादा डेवलप करने लगे। कैसे ऑर्गेनिज्म, एरोबिक
ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक का मतलब होता है जो अपनी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं ताकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो सके ग्लूकोज का। तो पिछले लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट, तभी आपको ये थ्योरीज ठीक से समझ आएंगी। तो इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लाइफ थी, अब एक और थ्योरी आती है जिसके तहत बोला गया कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो वाटर के अंदर हुई थी। अब वाटर के अंदर क्यों बोला इन्होंने? आपने सुना होगा कि ये हमारी सन होता है और ये हमारी अर्थ होती है। सन से क्या निकलती हैं? यूवी रेडिएशंस निकलती है ना। तो यूवी रेडिएशन पहले किसको क्रॉस करती है? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पे नहीं पहुंचने देती। फिर आप सुनते हो कि ओजोन होल बन रहा है जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉन हो रखे हैं यूवी रेडिएशन को लेके। सोचो अगर ओजोन लेयर ही नहीं होगी यहाँ पे तो क्या होगा? अगर ओजोन लेयर ही नहीं होगी तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचेगी। स्किन कैंसर वाली प्रॉब्लम, म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो थी वो पानी में ओरिजिनेट करी। क्यों? क्योंकि अब आइस एज चल रही थी, ठीक है, सूर्य तो निकल रहा था पर स्टिल आइस एज वाज देयर। तो क्या था उस टाइम पे? जो सन था वो डायरेक्टली कहाँ पे फॉल कर रहा था? अर्थ के ऊपर। जो सन रेज थी वो कहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर रही थी? अर्थ के ऊपर। तो अगेन यूवी रेडिएशन भी डायरेक्टली कहाँ पे फॉल कर रही थी? अर्थ के ऊपर। तो अगर अर्थ के ऊपर डायरेक्ट यूवी रेडिएशन आ रही थी तो वहाँ पे लाइफ का कोई स्कोप ही नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि जो पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो वाटर के अंदर हुई थी, ना कि लैंड सरफेस के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो इनफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं थी, ऊपर से सन से जो यूवी रेडिएशन आती थी वो डायरेक्टली अर्थ को हिट करती थी। तो ये भी एक थ्योरी थी। एक थ्योरी दी गई थ्योरी ऑफ फिक्सिज्म। फिक्सिज्म में बोला गया भाई कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। जस्ट क्या हुआ? अर्थ में जैसे आज चल रही हैं चीज़ें वैसे ही थी बिलियन ऑफ ईयर्स एगो। और क्या है, कोई ऐसा इवोल्यूशन नहीं हुआ कि ह्यूमन पहले आए, कौन पहले आया, नथिंग। पर खैर ये तो थ्योरी सीधी डिक्लाइन होगी। और उसके बाद ये जो बेसिक आइडिया था इनके पीछे वो क्रिएशनिज्म वाला था। स्पेशल क्रिएशन वाली देखी ना पहली थ्योरी हमने, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसने दी थी? वो सुआरेज ने दी थी, सुआरेज ने दी थी, राइट। तो उन्हीं की थ्योरी पे इसका जो है लॉजिक उठाया था। पर ये साइंस की टर्म्स में, अब देखो साइंस और गॉड जब इकट्ठे आते हैं तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, साइंस एंड गॉड जब आते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ फिक्सिज्म, ये भी क्या होगी? इन्होंने बस एक एडिशनल स्टेटमेंट बोली कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ था, कोई विकास हुआ ही नहीं था, जैसे आज है चीज़ें वैसे ही थी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हेरिडिटी वगैरह। तो उससे पहले मैं आपको एक ओपेरिन और हार्डेन वाली थ्योरी बता देती हूँ। यहाँ पे उसकी स्लाइड नहीं थी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको ओपेरिन एंड हार्डेन वाली थ्योरी में क्या हुआ था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो ओपेरिन और हार्डेन ने क्या कहा था, जो केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी दी थी, ओपेरिन एंड हार्डेन, इन्होंने क्या बोला था कि पहले जो थे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बने थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने थे। सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही कैसे बनने लगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने लगे। पहले जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ना आपको वो दो तरह के मिले थे। एक को हमने बोल दिया था कोअसरवेट्स, ठीक है, एक थे आपके माइक्रोस्फेयर, कोअसरवेट, और इसी में आपके आ जाएंगे माइक्रोस्फेयर, इसी के अंडर आए थे माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर ऐसे ऑर्गेनिज्म आए थे जिनकी झिल्ली जो थी, मेम्ब्रेन जो थी, वो किस चीज़ की बनी हुई थी? दैट वाज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक और ऑर्गेनिज्म इनको इसी में मिला था पर उसका कोई खास रेलिवेंस मिला नहीं जिससे हम बोल सके कि हाँ जो लाइफ है वो छोटे ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुई थी। पर माइक्रोस्फेयर वगैरह ये आपस में फ्यूज़ करने लगे, फिर हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड था वो डेवलप करने लग गया, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन बनने लगी। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपस में मिलती गई तो इन्होंने क्या किया, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म बना दिया जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आया। और दैट्स हाउ जो सिंपल सेल से स्टोरी शुरू हुई। पहले सिंपल सेल आया और फिर वैसा सेल मिला आपको जिसका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली डेवलप है। तो ये थ्योरी जो थी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली जाती है। बाद में मिलर एंड यूरे ने क्या किया, इस थ्योरी को प्रूव भी कर दिया था, ठीक है। तो ये जो थी ये थी ओपेरिन एंड हार्डेन की थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली तो है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होते हैं? हमें बोल देते हैं ना कि ये आपकी हरकत बिल्कुल आपके पापा की तरह है, यह हरकत आपकी बिल्कुल मम्मी की तरह है। तो क्योंकि हम बने किससे हैं? अपने मदर और फादर से बने हैं, तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके हमें मिल जाते हैं एंड दैट फिनोमिना इज़ नोन एज हेरिडिटी। उसी को तो बोलते हैं हेरिडिटी। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टर्स का एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। उसके बाद आती है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है?
विविधता, विविधता के क्या मतलब है? अब देखो मेल एंड फीमेल दोनों के हम गैमीट से बने हैं, दोनों के हम युग्मनजों से बने हैं, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली हमें वेरिएशन आएगी, हमारी शक्ल थोड़ी पूरी पापा की तरह होती है या थोड़ी पूरी ही मम्मी की तरह होती है, थोड़े थोड़े कैरेक्टर दोनों के मिले होते हैं। हाँ ये हो सकता है ज़्यादा मम्मी की तरह मिले या ज़्यादा पापा की तरह मिले, बट स्टिल हम पूरे हूबहू नहीं होते उनकी तरह, हूबहू कॉपी नहीं होते, तो दैट इज़ नोन एज वेरिएशन। डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। और इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन जो होता है ये ग्रेजुअल सीक्वेंस है, ये बहुत स्लो चलता है जो इवोल्यूशन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिराफ। जिराफ को बोला जाता है कि एक टाइम पे ना उसकी गर्दन उतनी लंबी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे दिखाई देती है, पर वो स्ट्रेच करता गया और स्ट्रेच करने की वजह से क्या हुआ? अगली जो जनरेशन्स आई आफ्टर सेवरल ईयर्स, उनकी जो गर्दन थी वो लंबी ही आने लगी, क्योंकि वो बड़े बड़े प्लांट्स पे खाना खाने के लिए ऐसी ऊंची किया करते थे गर्दन। तो इवोल्यूशन जो होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। क्वेश्चन आता है इंस्टेंट प्रोसेस लिख के दे देगा, पर ये कैसी होती है? ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, बहुत स्लो चलती है। और जब स्लो चलती है तो उस केस में क्या हो जाता है? सेवरल ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को वो जो फीचर अडेप्ट करना है उसको अडेप्ट करने के लिए। और उसके अलावा एविडेंसेस कैसे कैसे दिए जाते हैं इवोल्यूशन के, विकास कैसे कैसे हुआ? एक तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको एक इमेज देखनी पड़ेगी। ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, जो बच्चे का है, फिश का है, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिक, सबके ये देखो, ये जो बच्चे थे ये जब बन रहे थे, फीटस थे, छोटे छोटे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे कि सेम सी अपीयरेंस मिलेगी। तो ये एनालिसिस लगाई जाती है एम्ब्रियो के बेसिस पे कि मे बी जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? कॉमन थे। खासकर फिश और सैलमेंडर को देखो काफ़ी सेम अपीयरेंस है, टॉर्टोइस को देखो काफ़ी सेम अपीयरेंस है, चिक को देखो काफ़ी सेम अपीयरेंस है। ह्यूमन की ऑल दो यहाँ पे आई अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, बट स्टिल आपको काफ़ी कॉमन चीज़ें दिखेंगी। तो एम्ब्रियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, याद है ना ZEFE बोला था, जी फॉर जाइगोट था, ई फॉर एम्ब्रियो था, एफ फॉर फीटस, आई फॉर इन्फांट था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था एम्ब्रियोलॉजी के तहत कि डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रियो की, और उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर पाते हैं कि ऑल दो आज के टाइम पे ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट दिखेगा, पर उनके जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है तो वहाँ से लगता है ऐसे जैसे इनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। तो ये भी एक एविडेंस दिया जाता है। बायोजेनेटिक लॉ में, बायोजेनेटिक लॉ में बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट, फाइलोजेनी, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, उसी तरह से साइंस में बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट या रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो होती है इट इज़ द इवोल्यूशनरी स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी स्टडी। कई बार क्या होते हैं कुछ फीचर जो पास्ट में हुआ करते थे, बहुत पहले हुआ करते थे, वो आज शो हो जाते हैं। जैसे पूंछ, टेल बोन होती है ना, हमें स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा था कॉगिक्सियल बोन, कॉगिक्सियल बोन जो थी हमारी टेल बोन थी। तो कईयों को वन ऑफ द मतलब एक रेयरेस्ट केस हो सकता है कि किसी ह्यूमन बीइंग को छोटी सी पूंछ निकल जाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बायोजेनेटिक लॉ, कि जो पहले का इवोल्यूशनरी कोई फीचर था बहुत पहले, बहुत सालों पहले क्या था, एक फीचर था जो आपको दोबारा से दिखेगा। उसके बाद आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं ये पहले वाली जनरेशन में तो काम करते थे, ठीक है, पर आज वाली जनरेशन में इनका कोई काम नहीं है, पर स्टिल ये प्रेजेंट है। जैसे हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, याद है ना लार्ज इंटेस्टाइन जब पढ़े थे तो दिखाई थी आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कान का जो पिन्ना होता है, इसका काम तो कुछ नहीं है। कान में हमने देखे थे दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला था हमने? ऊपर वाले पार्ट को जस्ट बोल दिया था हेलिक्स वाला पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट था उसको हमने बोल दिया था लेब्यूला। इसको क्या बोल दिया था? लेब्यूला बोल दिया था। तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है इसमें हमने क्या देखा कि एंसेस्टर में तो काम करता था, पर आज की प्रेजेंट जनरेशन में देखोगे तो ये काम नहीं करता। कान से याद रख लेना, ये जो पिन्ना है, तो ये जो पिन्ना है बस क्या काम है? बाली बुली डालने का बच के कुछ लोग मूव कर पाते हैं, ऑल्दो एज सच देयर इज़ नो फंक्शन, ठीक है। और वैसे ही बॉडी हेयर भी अगर देखोगे तो अब बॉडी हेयर बहुत कम आते हैं। पहले के टाइम पे प्रॉपर कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो जब कपड़े नहीं होते थे तो उस केस में क्या होता था? बाल ही इंसुलेशन प्रोवाइड किया करते थे। पर आज के टाइम पे आप नोटिस करोगे अब तो बाल कहीं रखते ही नहीं है, और या तो फिर आते हैं तो कम ही आते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर इवोल्यूशन वाला चैप्टर, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट में देखेंगे कुछ टर्म्स और, होमोलोगस, एनालॉगस, ये क्या होती हैं। उसके अलावा और थ्योरीज भी थी जो बाद में दी गई, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।